वेलकम बैक। इसी सादा क्वेश्चन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विजय कुमार। आज हम लोग बीच विद्यार्थी बायो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि बायो लेसन वन जो है लेसन वन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा। लेसन वन यानी लेसन वन जो है आपका है जैव प्रकरण, विद्यार्थी जैव प्रकरण याद रखिएगा। तो जैव प्रकरण में हमने पार्ट वन वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप प्ले लिस्ट में जाओ, चाहे जाओ लिंक पर नीचे क्लिक करो और पार्ट वन वीडियो को आप देख सकता है। जिस पार्ट वन में हमने याद रखे स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट वन में हमने याद रखे गृहस्थी तक पूरा बता दिया। गृहस्थी तक आपका पार्ट वन में हमने बता दिया। आज पार्ट टू स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, तब पार्ट टू चलेंगे। देखिए पार्ट टू के लिए देखिएगा पार्ट टू में क्या है सर बताइए। देखिए ग्रास नली है स्टूडेंट। चलिए पार्ट टू वीडियो ये है। तो ग्रास नली किसे कहते हैं, ग्रास नली होता क्या है? तो लिखा है कि मुंह गुहा से लार से सना हुआ भोजन। हम लोग जैसे मुंह गुहा में जब हम लोग भोजन करे तो चिबाते हैं तो लार से भोजन सड़ जाता है। तो लार से सना हुआ भोजन निगल द्वारा निगलने वाला जो है निगल द्वार, तो निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। यानी मुंह गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में क्या करता है स्टूडेंट, पहुंचता है। याद रखिए। तो अगर ग्रास नली में अगर बोले ग्रास नली क्या है, तो मुंह गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा कहां पहुंच जाता है, तो ग्रास नली में पहुंच जाता है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। एक बात बहुत बार इम्पोर्टेंट है, क्रमाकुचन किसे कहते हैं, यानी क्रमा जो कुचन है वह क्या है या किसे कहते हैं। याद रखिए क्रमाकुचन किसे कहते हैं। तब भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में, भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में तरंग के तरह संकुचन या सिकुड़न या फैलाव। जैसे बात मान लीजिए आप कभी साफ के देखा है डियर फ्रेंड, तो अगर साफ के देखिएगा कि बाज मान लीजिए कि यह एक सांप है, यह एक क्या हरकत है सांप है, या बाज मान लीजिए इसका मुंह हो गया, ये साफ हो गया। तो ये जब सांप है तो इसको देखिएगा कि जब भोजन करेगा तो यहाँ पर जो अवस्था है वहां पर मात्रा यहाँ फूल जाएगा, तो यहाँ पर भोजन रहेगा। और उसके बाद देखिएगा कि अगर यहाँ से अगर भोजन यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर जो आकृति है वह फूल जाएगा और यहाँ पर आकृति सेम हो जाएगा। तो यह जो है फैलाव और क्या हो जाता है, सिकुड़न लगता है। उसी तरह से जब हम लोग भोजन करते हैं तो देखिए जब फर्स्ट बार जब भोजन कीजिएगा, भोजन को उठेगा तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर हार्ट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर वाले आपका पार्ट्स फूल जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आपका यहाँ पर छोटी आंत में आकर आपका पूरा पाचन क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ कहता क्या है, तो जब क्रमाकुचन क्या होते हैं कि भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में तरंग के तरह सिकुड़न होने लगता है, फैलाव शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रमाकुचन कहते हैं। याद रहेगा कि हम जब से भोजन करते हैं तब भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में सिकुड़न फैलाव शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर सांप कोई भोजन किया तो यहाँ फैल गया, फिर यहाँ आया तो तो सिकुड़ जाएगा ना, ये फैल जाएगा, फिर इधर आएगा तो यहाँ पर फैल जाएगा और यहाँ पर जैसे सिकुड़ जाएगा, पहले जैसे आकृति हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ पहले जैसा आकृति ऐसे था, बाजा माले तो ऐसे हो जाएगा, देख रहे ना। तो याद रखिएगा कि क्रमाकुचन क्या है, तो भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली के दीवारों में तरंग के तरह सिकुड़न या फैलाव शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्रमाकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रमाकुचन कहते हैं। याद रहेगा स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आगे हम लोग बात करेंगे क्रमाकुचन, आगे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर विद्यार्थी आपका एक पॉइंट छूट गया है। देखिएगा अमाशय किसे कहते हैं, अमाशय क्या है, याद रखिए स्टूडेंट। अमाशय जो है यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है, यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं और
के अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। याद रखिए, याद रखिएगा कि यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना, बोल के भी लिख सकते हैं कि अमाशय क्या है सर, अमाशय किसे कहेंगे सर, अमाशय क्या है सर, तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली होती है। याद रखिए, याद रखिएगा अमाशय क्या है, तो यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में क्या होती है, फैली होती है। याद रहेगा ना। तो अमाशय कोई बोलेगा तो बता दीजिएगा कि अमाशय किसे कहते हैं। यह चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के शुरू होकर, उदर गुहा से शुरू होकर, उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर, बाईं ओर, याद रखिए बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है, और पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत बार याद पूछा है कि अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है। तो अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है और पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है। याद रखिए, अमाशय में अमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। अमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर ग्रंथि का निर्माण होता है, तो 3 लीटर। कितना लीटर, 3 लीटर। याद रखेगा, अमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर, अमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर, याद रखिएगा कि जठर रस का स्राव होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि अमाशय में कितना लीटर जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का स्राव होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस बनता है और जठर रस प्रतिदिन कितना लीटर बनता है, तो 3 लीटर। कितना लीटर, समझ में आ गया। जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि अमाशय में प्रतिदिन जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है और जठर रस का स्राव प्रतिदिन अमाशय में कितना लीटर होता है, तो 3 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 3 लीटर होता है। याद रखिए। चलिए आगे हम आते हैं। याद रखिएगा कि जठर ग्रंथियां की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जठर ग्रंथियां की जो कोशिकाएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तो जठर कोशिका, जठर जो ग्रंथियां हैं उनकी जो कोशिकाएं होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिए, श्लेष्मा होते हैं, द्वितीय होते हैं और मुख्य होते हैं। 3 वो होते हैं, श्लेष्मा होते हैं, द्वितीय होते हैं और क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। श्लेष्मा को म्यूकोरस कोशिकाएं भी कहते हैं, या देखिए द्वितीय को अम्लजनन कोशिकाएं भी कहते हैं और मुख्य को जाइमोजिन कोशिकाएं भी कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम लिखा गया, ऐसे याद रखिएगा। श्लेष्मा कोशिकाएं, द्वितीय कोशिकाएं और मुख्य कोशिकाएं। जठर ग्रंथियां को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपका विषय छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, बहुत बार एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है जो पॉइंट है वह है छोटी आंत की। छोटी आंत किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि छोटी आंत क्या होता है। याद रखिए कि यह छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बहुत बार इसमें ऑब्जेक्टिव बनता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे क्या है, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह बेलनाकार रचना, इसकी जो रचना होती है वह बेलनाकार होती है। इसकी जो रचना होती है क्या होती है, बेलनाकार रचना होती है। याद रखिए, इसकी रचनाएं जो होती है वह क्या होती है, तो बेलनाकार होती है। आहार नाल के इस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होते हैं। आहार नाल के पूछेगा आपसे 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो बोलिएगा छोटी आंत होता है। इसकी आकृति कैसा होता है, इसकी आकृति बेलनाकार होता है। अब बताइए पाचन क्रिया किसमें समाप्त होती है पूर्ण रूप से, तो बोलिए छोटी आंत में समाप्त होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। 5 क्वेश्चन इससे बना, कितने भी 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बना कि छोटी आंत, आप बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है। आहार नाल का पाचन क्रिया किसमें पूर्ण होती है, आहार नाल में पूर्ण होती है। मानव में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की रचनाएं कैसी होती है, तो याद रखिए बेलनाकार रचना होती है, बेलनाकार रचना होती है।
चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या है कि छोटी आंत के कितने भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में, ग्राहनी हो गया, जेनुअम हो गया, जेनुअम और इलियम हो गया। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, जो ग्राहनी होता है वह छोटी आंत का पहला भाग है। पूछेगा ग्राहनी किसे कहेंगे, तो ग्राहनी छोटी आंत का पहला भाग है। इसका आकृति देखिए इस टाइप की सी आकृति होता है विद्यार्थी, इसका आकृति सी जैसा होता है, इसकी आकृति सी तरह के होता है। और जेनुअम जो है छोटी आंत का कौन भाग है, मध्य भाग है। जो जेनुअम है वह छोटी आंत का मध्य भाग है, और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम कहलाता है, और इसका पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होती है। बहुत अच्छा, एक बार ध्यान सुनिएगा फिर से, कहता क्या है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया सर, ग्राहनी हो गया, दूसरा जेनुअम हो गया, और तीसरा इलियम हो गया। अब ग्राहनी जो है छोटी आंत का पहला भाग है, इसका आकृति कैसा होता है, तो सी होता है, इसका आकृति कैसा होता है, सी होता है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है जेनुअम जो है छोटी आंत का मध्य भाग है। और इलियम क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, इलियम बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि छोटी आंत में किसमें पाचन क्रिया पूर्ण होती है। बहुत बार एग्जाम पूछा है, ऑब्जेक्टिव पूछा है कि छोटी आंत के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो याद रखिएगा कौन भाग में, याद रखिएगा इलियम में, कौन व्यक्ति, इलियम में। और पूछेगा कि छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या कहलाता है, तो इलियम कहलाता है। छोटी आंत में कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देखते हैं कमेंट, आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ छोटी आंत का मध्य भाग कौन होता है, जल्दी से कमेंट में बताइए, छोटी आंत का मध्य भाग कौन होता है। चलिए हाँ, जितने भी स्टूडेंट जेनुअम बोल रहे सही, और पहला भाग कौन है, ग्राहनी। बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट कमेंट किए सही। चलिए आगे आइए, ध्यान दीजिए। यकृत बहुत एग्जाम में पूछा, यकृत क्या है, बहुत बात है कि इंपॉर्टेंट है इधर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत जो है वह शरीर की, लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी भार याद रखिएगा 1.5 kg, इसकी जो भार होती है 1.5 kg होती है। पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका हो गया यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो गया, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी भार कितनी होती है, तो 1.5 kg। पूछेगा यकृत का भार कितना होता है, तो 1.5 kg होते हैं। ये ऊपरी तथा दाहिनी, क्या देखिए, जो उदर गुहा के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित होते हैं। पूछेगा कि यकृत कहाँ होते हैं, तो उदर गुहा के दाहिनी भाग में स्थित होते हैं। इसका 2 कार्य होते हैं, इसमें याद रखिए, यानी यकृत में कितने कार्य होते हैं, 2 कार्य होते हैं। यकृत में कितने कार्य होते हैं, एक पित्त का रस का स्राव होता है, इसमें याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यकृत, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला व्यक्ति, इस शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। आप बताइए कि यकृत के जो भार है, वजन जो है वह कितना होता है, तो 1.5 kg होता, याद रहेगा टेस्ट, 1.5 kg होता है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अग्नाशय क्या है, अग्नाशय किसे कहते हैं। तो अग्नाशय के ठीक नीचे तथा ग्राहनी को घिरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। अग्नाशय के ठीक नीचे तथा ग्राहनी को घेरे पीले रंग की एक क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, याद रहेगा। तो अग्नाशय के ठीक नीचे, जो अग्नाशय हमारा है उसके ठीक नीचे, और ग्राहनी, ग्राहनी मतलब कुछ छोटी आंत, ग्राहनी छोटी आंत ना, होता है ना कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया ग्राहनी, दूसरा क्या हो गया, जेजुनम हो गया, और तीसरा क्या, इलियम हो गया। याद रखिए, जस्ट बताएं, वही कहता है अग्नाशय के ठीक नीचे, और ग्राहनी, ग्राहनी मतलब छोटी आंत वाला, ग्राहनी से घिरे
पीले रंग की ये क्या होती है, ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। पूछेगा कि अग्नाशय जो है किस तरह की ग्रंथि होती है, याद रखें पीले रंग की ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि, यानी पूछेगा कि बताइए अग्नाशय की जो ग्रंथि होती है किस तरह की होती है, तो पीले रंग की ग्रंथि होती है, जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय के ठीक नीचे ग्रहणी से घिरे पीले रंग की ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। चलिए एक कंसेप्ट समझ में आया डियर, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए डियर, चलिए बड़ी आंत आपका लास्ट है। बड़ी आंत कहता है बड़ी आंत किसे कहते हैं, तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। दिया है छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत जो है आहार नाल के अगले भाग जो है वह बड़ी आंत में खुलता है। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग क्या कहलाता है, बड़ी आंत कहलाता है। और इसमें कितने छिद्र होते हैं, तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला कोलन में बांटा गया, दूसरा मलाशय में बांटा गया। पहला कोलन और दूसरा मलाशय। याद रखिए ना कि बड़ी आंत क्या है, तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। इसके दो भागों में बांटा गया है, कोलन और क्या बताती मलाशय, कोलन और मलाशय। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए सिक्कम क्या है, डियर सिक्कम क्या है, तो छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक क्या होती है, तो छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है। क्या होती है डियर, नली होती है, जिसे सिक्कम कहते हैं। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, यानी जहां पर जुड़ती है वहां पर एक नली होती है, जिसे क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। इसी के साथ आपका इलेशन जो है डियर स्टूडेंट वह समाप्त हो गया। इलेशन जो है वह क्या हो गया, फिनिश हो गया। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे तो जाओ पार्ट 1 वीडियो को देखो। और बायोलॉजी लेसन 1 विद्यार्थी समाप्त हो गया। लेसन 1 क्या हो गया डियर स्टूडेंट, लेसन 1 क्या हो गया डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा लेसन आपका 1 क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो कुछ हम इसमें देखते हैं कि आप लोग जो पढ़ा, आपका जो नोट्स तैयार हुआ वह कैसा हुआ। आप लोग कमेंट करो कि सर हमने जो पूरा कंप्लीट किया सर, हमने जो कंप्लीट किया सर वह पूरा एकदम ठीक रहा सर। तो यह इसी के साथ यह लेसन क्या हो गया डियर समाप्त हो। कोई दिक्कत है, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करा बताएं, कोई दिक्कत है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिसको हमने 5 मिनट में देख लेते हैं, जितना चीज पढ़ा हमने 5 मिनट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना जैव प्रकरण। सबसे पहले हमने क्या जाना, जैव प्रकरण। जैव प्रकरण क्या होता है, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का रक्षण होता है उसे जैव प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव प्रकरण कहते हैं। अब बताइए जैव प्रकरण में के बाद पोषण आपने पढ़ा कि पोषण क्या है, तो वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण कितने भागों में बांटा गया है, तो पोषण को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वपोषण और एक परपोषण। स्वपोषण क्या है सर, तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, अपना भोजन खुद बनाता है, उसको स्वपोषी कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं डियर फ्रेंड वह स्वपोषी है। परपोषी क्या है सर, तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग परपोषी कहते हैं। परपोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषी, प्राणी सपोषी और परजीवी। यानी कि सपोषी परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो परपोषी में सबसे पहले मृतजीवी पोषी क्या होता है सर, तो मृतजीवी पोषी में वैसे जीव जो मृत जंतुओं से या सड़े गले पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे मृतजीवी पौधे कहते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब मृतजीवी पौधे, ये सब कौन जीव कहते हैं, मृतजीवी पौधे होते हैं। अगर परजीवी पौधे बोले याद रखिएगा, तो याद रखिए कि परजीवी पौधे हैं कि दूसरे प्राणियों के संपर्क में आकर अस्थायी या अस्थायी रूप रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परजीवी पौधे कहते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, मच्छर हो गया, ये सब जो हैं दूसरे, जैसे हम लोग आया मार दिए तो मार दिए तो मर गया, तो हम लोग भोजन कर रहा है उसको परजीवी। प्राणी संपोषी क्या है, तो जंतुओं के जैसे भोजन ग्रहण के विधि द्वारा हम लोग जैसे प्राप्त करते हैं उसको हम प्राणी संपोषी का, जैसे मेढक हो गया, मनुष्य बोल सकते हैं, याद रखिएगा इसलिए। यानी पोषण के आधार पर पौधों को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिए 2 भागों में बांटा गया है।
दो भागों में बांटा गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण भी आपको पढ़ाया जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो भी हमने चीज पढ़ाया कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, याद रहेगा ना। आपको सारा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, एक बार मिल जाएगा। याद रखिएगा जल का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, याद रखिए नेक्स्ट। तो याद रखिएगा। बाकी किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए। लेसन 1 आपका समाप्त हो गया। कोई दिक्कत? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।